वेबकैम वो 1.3 ना. Good morning, students. Can you hear me? Can you see me and hear me? Thank you. किधर गया? किधर है स्क्रीन? हाँ हाँ, यार यार. पहले सिलेक्ट करना पड़ता है. किधर है? This is pop-up. हाँ. One minute. Then what will happen? कुछ नहीं हुआ. Now share screen. Okay. Okay. Wow wow. हाँ. Keep it here. Keep it. ये रखो ना. Okay. Students, can you see my slide on the screen? Remember yesterday we had a problem. I could not chat with you. Great. So now I can share all my files and मैं साथ में आपका chat भी देख पा रहा हूँ. Okay. So I wish we can have a more interactive class. Okay. आज कितने लोग हैं? 17. कोई नया एडमिशन है आज? ओके. अगर कोई जवाब नहीं देगा तो मुझे 2-3 मॉनिटर्स बनाने पड़ेंगे. फिर मैं रैंडमली चूज करूं क्या मॉनिटर, ताकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे जल्दी जल्दी मिलती रहे. ओके. शुड आई रैंडमली चूज अ मॉनिटर, 2 मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, या कोई वॉलंटियर करेगा? एनीबडी विल वॉलंटियर? अच्छा, ये मैं चेंजेस कर रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे, वो आप देख पा रहे हो? आई एम मेकिंग चेंजेस ऑन माय स्क्रीन, वो आप देख पा रहे हो? Okay. Okay, just I'll wait for 2 minutes, then I will start. ओके. अभी ये स्लाइड आपको दिख रहा है विद रेड एंड ब्लैक फॉन्ट? रेड एंड ब्लैक फॉन्ट का स्लाइड दिख रहा है आपको? कैन यू सी द रेड एंड ब्लैक slide? Are you there? कोरडे और अनुजा, आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? आई एम डूइंग सम ट्रायल ताकि मैं आपके साथ इंटरैक्टिव हो सकूं. तनिष कोरडे, अनुजा देशमुख, आविष्कार जगताप. I cannot hear you. Are you there?
ओके फाइन, ठीक है। अच्छा, सी आई हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं आपको सवाल पूछता हूं, उसके बहुत देर के बाद मुझे आपका जवाब मिल रहा है। आई वांट टू नो कि ये टाइम लैग है, मतलब इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से है, या आप लोग लेट दे रहे हो जवाब। ओके, सो जगताप एंड कोरडे, तनिष्क एंड आविष्कार, आप मुझे आंसर करो कि डू यू थिंक दिस इज एन इंटरनेट लैग, लैग हो रहा है? लग रहा है तो यस बोलो, और नहीं लग रहा है तो नो बोलो। ओके, ठीक है, तो इंटरनेट का नहीं है, मतलब आप लोग ही लेट जवाब दे रहे हो, यस और नो, आप लोग ही लेट जवाब दे रहे हो। इफ इट इज यस, टेल मी यस। ओके, कोई बात, सो नाउ आई आई नो कि इंटरनेट की वजह से नहीं है। थैंक यू। ओके, अभी सी वी अंडरस्टैंड कि आप लोग का 10th स्टैंडर्ड बहुत ही हैपेजार्ड हुआ है, आप लोग की पढ़ाई शायद बराबर हुई नहीं, ऑनलाइन भी हुई होगी, फिर आपने एग्जाम्स भी बराबर नहीं दिए, प्रीलिम्स दिया है, विच मीन्स के एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल, बहुत लोगों ने डिटेल में पढ़ाई किया नहीं होगा। सो व्हाट वी आर डूइंग कि हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो है बायोलॉजी के, वो हम कर रहे हैं। मैनी ऑफ द कंसेप्ट्स आपने सुपरफिशियली 9th और 10th में पढ़े होंगे। इनफैक्ट आई होप यू नो कि 11th और 12th का सिलेबस 70 to 80% 9th और 10th का ही है रिपीट, लेकिन थोड़ा डिटेल में होता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको आगे जाके बायोलॉजी में काम आएंगे। सो ये वीक और नेक्स्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, जो आपको बायोलॉजी समझने में जरूरी पड़ेंगे। ओके, सो आई कैन सी योर चैट, सो आप लोग कुछ भी बताना है तो चैट पे मुझे बता सकते हो। yesterday it was not possible, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग। ओके, सो ये चैप्टर 1 है, लिविंग वर्ल्ड। एक्चुअली कल्याण सर इज गोइंग टू डू दिस चैप्टर विथ यू, लेकिन देर आर मेनी टॉपिक्स जो जूलॉजी और बॉटनी में ओवरलैप होते हैं, मतलब वहां भी जरूरी है और यहाँ पर भी जरूरी है। तो पहले 2-3 चैप्टर है, जैसे लिविंग वर्ल्ड है, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये कॉमन चैप्टर्स है। उसके बाद प्लांट किंगडम अलग आएगा, एनिमल किंगडम अलग आएगा, फिर प्लांट एनाटॉमी अलग आएगा, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स अलग आएगा, ठीक है। तो पहले 3 चैप्टर में बहुत सारी चीजें कॉमन है, उसमें से कुछ चीजें हम कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन जो यहाँ दी है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब अपने वर्ल्ड में देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। तो इससे हम कहते हैं दैट द अर्थ हैज अ लार्ज बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। ओके, तो द लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इनहैबिट द अर्थ, मतलब जो अर्थ पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। इसमें इंक्लूडेड है ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, अप टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, सो बिल्कुल बैक्टीरिया जो हमको दिखते नहीं है, इनविजिबल है, अप टू ह्यूमन बींग्स, इसके लाखों एंड मिलियंस ऑफ वेराइटीज है, और वो सब मिलके ऑल द ऑर्गेनिज्म स्पीशीज टुगेदर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब आप राइट साइड वाले कॉलम में अगर देखोगे तो वहां पे एक आंकड़ा दिया है 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो ये क्या है? आज की तारीख में अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, आर्किया हो, या अप टू ह्यूमन बीइंग हो। ओके, आगे देखेंगे। एक्चुअली साइंटिस्ट जो ये सब रिसर्च करते हैं, दे थिंक के ऑल्दो हमने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर कर चुके हम, फिर भी देर आर मोर देन 80% स्पीशीज जो हमको आज भी पता नहीं है। मतलब आज की तारीख में अर्थ पे देर विल बी मोर देन 7 टू 8 मिलियन स्पीशीज, लेकिन हमने सिर्फ 1.7 टू 1.8 मिलियन डिस्कवर की है, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है, उसमें से 80% तो
ऑफ कोर्स इनविजिबल स्पीशीज एंड बैक्टीरिया होंगे, बट देर आर लॉट ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्पीशीज, जैसे कुछ रेप्टाइल्स है, कुछ एम्फीबियंस है, इवन सम मंकीज एंड चिंपांजी स्पीशीज जो अलग अलग फॉरेस्ट में है, उनके नंबर या तादाद बहुत कम है, एंड आज तक किसी साइंटिस्ट ने उसको पहचाना नहीं है. Okay, so biodiversity means the large number of species which are present on the earth, and 1.7 to 1.8 million have been discovered already. Okay, second. Okay, now biodiverse hotspots. Okay, now I hope you know कि देर आर सम प्लेसेस ऑन अर्थ, कुछ जगह ऐसी है जहां आपको ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और ज्यादा वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और कुछ जगह ऐसी है जहां पे आपको बहुत कम वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट टेल मी 2 or 3 एग्जांपल्स ऑफ स्पॉट्स जहां आपको कम वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं. यू कैन राइट ऑन योर चैट वेयर द बायोडाइवर्सिटी इज लो. ओके, मतलब आप को ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे. विच टाइप्स ऑफ एरियाज ऑन द अर्थ? वेरी गुड, डेजर्ट्स, वेरी नाइस, डेजर्ट. ओके, अदर देन डेजर्ट कहाँ हमको कम डाइवर्सिटी मिलेगी? कोल्ड प्लेस, थोड़े यू आर राइट, बट बी लिटिल स्पेसिफिक. आविष्कार? Himalayas. So you can say on the poles. On the poles. Valleys, no. वैलीज में यूजुअली साइड में माउंटेन्स होते हैं, नीचे पानी आता है, और वैलीज में यूजुअली वेजिटेशन अच्छा होता है. जैसे हमारा बारामती और हमारा पूना, इट इज पार्ट ऑफ अ वैली, एंड आई होप यू नो कि वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन है, और वेजिटेशन अगर ज्यादा है तो एनिमल लाइफ भी बढ़ जाती है. सो वैलीज नो. स्वम्पी एरियाज, नो. स्वम्पी एरियाज में भी बहुत पानी होता है, बहुत वेजिटेशन होता है. हॉट प्लेसेस, ओके, बट लेट्स बी मोर बायोलॉजी, बायोलॉजी टर्म यूज करो. अपने अर्थ पे कौन से जोन में सबसे ज्यादा हीट होता है? कौन से जोन में सबसे ज्यादा हीट? या बिफोर दैट, लाकड़े, लाकड़े, ओमकार, वेरी गुड. अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में स्पीशीज की डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है. वाई? अर्बन एरियाज में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाती है, वाई? ट्राई टू आंसर. Why there are less species in urban areas? Okay, one more question. Pollution, excellent. So which species is more in urban areas? Which species dominates urban areas? कौन सी species dominate करती है urban areas में? Tell, simple question है. Urban areas मतलब शहर. So human species dominates. Okay, तो ह्यूमन इफेक्ट ऑन नेचर, ह्यूमन इफेक्ट ऑन नेचर के वजह से स्पीशीज या एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, इसलिए यू डोंट गेट मोर स्पीशीज. ठीक है, तो ये जो ह्यूमन इफेक्ट्स होते हैं विच आर हार्मफुल टू द नेचर एंड एनवायरनमेंट, उसके लिए एक वर्ड है. देयर इज अ वर्ड जिस
ओके, अभी एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई ये हो रहा है, बट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। ओके, थैंक यू। हाँ, इसी तरह कुछ गड़बड़ होता है तो मुझे तुरंत बता दो, आई विल ट्राई टू करेक्ट इट। फाइन। सो व्हाट इज द वर्ड फॉर ह्यूमन इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट? उसके लिए वर्ड क्या है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। सी, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक मतलब ठंड के वजह से, क्रायो इज वर्ड फॉर कोल्ड, एंड जेनिक मतलब जेनेसिस, उसके वजह से। सो ठंड के वजह से पैदा होने वाला, दैट इज क्रायोजेनिक। तो ह्यूमंस की वजह से जो इफेक्ट होती है या ह्यूमन की वजह से तकलीफ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? कैन एनीबडी टेल मी? ओके, सो मे बी दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। द वर्ड मैं भी टाइप कर रहा हूं। द वर्ड इज एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोस मतलब ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोस मींस वी आर एंथ्रोपोड्स। पोडा मींस फीट, एंथ्रो मतलब हमारे जैसे पैर। वो आप आगे इवोल्यूशन वाले चैप्टर में सीखोगे। सो एंथ्रोपोजेनिक मतलब बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। ओके, सो वी से कि अर्बन एरियाज में स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स। ठीक है, अब वो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स इज वन ऑफ द इफेक्ट्स इज पोल्यूशन। ओके, वन ऑफ द इफेक्ट्स इज पोल्यूशन। और कोई इफेक्ट है एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट? एक तो पोल्यूशन है। ठीक है, पोल्यूशन हवा में भी हो सकता है, तो हवा में ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। पोल्यूशन पानी में हो सकता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन पोल्यूशन को छोड़ के ऐसी कौन सी एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है जिसके वजह से स्पीशीज मर रहे, बाकी स्पीशीज कम हो रहे या मर रहे? एनीबडी? Network waves. Okay, but that is also a type of pollution. It is called air pollution. Sound pollution and wave pollution is also included in pollution only. Very good. But pollution की हम बात कर चुके, pollution को छोड़ के एक्स रेज भी हम निकालेंगे, वो भी pollution है। डिफॉरेस्टेशन, एक्सेलेंट, वेरी वेरी नाइस। अर्बन एरिया में डिफॉरेस्टेशन होता है, उससे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है। हंटिंग, वेरी गुड ओमकार। So the three main anthropogenic effects, okay, three main anthropogenic effects are pollution, then deforestation, and hunting. Okay, because we are dash type of animals. We human beings are dash type of animals. ये dash fill करो। हम hunt करते हैं और खाते हैं, तो we are dash kind of animals. What is the word? कोशिश करो। Okay, I'll give you an example. Animals which eat grass are herbivorous. We hunt and eat. So we are what kind of animals? We are omnivorous, yes. But we are carnivorous also. We are herbivorous also. Carnivorous मतलब क्या? हम नॉनवेज खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, एंड हर्बीवोरस मतलब प्लांट लाइफ खाते हैं। बट मेरा क्वेश्चन अलग है, हम हंट करके खाते हैं। हंट करके खाने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं? विच टाइप ऑफ एनिमल्स? ओके, और एक मैं हिंट देता हूं। जो एनिमल को हम खाते हैं या जो प्लांट को खाते हैं, एक्सेलेंट, वेरी गुड शिवानी, नहीं श्रवण, यू गॉट द वर्ड। सो वी आर प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब जो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स को हंट करके खाते हैं। ठीक है,
और जो एनिमल या प्लांट हंट होता है, जो खाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? श्रवण, यू कैन आंसर अगेन. Prey. Okay, so there is a relationship between predators and prey. So human beings are predatory to the whole environment. मतलब हम पूरी की पूरी environment को खा रहे हैं, है ना, और उसमें जो भी मिलता है हम खाते हैं. और आजकल तो हम चूहे और कॉकरोच भी खाते हैं, जैसे चाइना में लोग खाते हैं. तो हम कोई भी चीज को छोड़ते नहीं है, राइट. बैक्टीरिया वगैरह तो हम ऐसे ही खाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है. सो वी आर प्रेडेटरी. ओके, वन मोर रिलेटेड क्वेश्चन. Is cow a predatory animal? Is cow a predatory animal? Yes or no? Is cow a predatory animal? Yes. What is the prey? What is the prey of the cow? Grass. Very good. Okay. So अगर herbivorous animal है, वो भी अगर नेचर में से खींच के मार के घास खाता है, तो दैट इज ऑल्सो प्रीडेटरी. वेरी गुड. ओके, सो आवर टॉपिक वाज बायोडाइवर्सिटी अर्बन एरियाज में कम क्यों होती है. द मेन रीजन इज पोल्यूशन, hunting and deforestation. Okay, इसके अलावा there are so many small and big reasons because of which causes low biodiversity. ठीक है, अब इसका opposite. Okay, deserts में, urban areas में, poles पे हमको biodiversity कम मिलती है. Okay, but there are other areas where we get more biodiversity, means not only more number of organisms but more different species. Okay, so दो example तो यहाँ दिए हैं, dense rainforests and coral reefs. Okay, now I want you to tell me, ये dense rainforest या सबसे ज्यादा रेन वाले फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? विच पार्ट ऑफ द अर्थ? सबसे ज्यादा रेन कौन से टाइप के फॉरेस्ट में और विच पार्ट ऑफ द अर्थ में मिलता है? Amazon. Okay, but सिर्फ not Amazon is the number one. Yes, very good. But it comes in which category of forest? उसको इक्वेटर. Excellent. तो और एक नाम दो उसके लिए, द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स को और एक्चुअल जोग्राफिकल नेम क्या दिया जाता है? दे आर ऑन द इक्वेटर, विच मीन्स दे आर इन विच जोन ऑफ द अर्थ? कौन से जोन ऑफ द अर्थ में है वो? यू हैव द पोल्स, देन यू हैव द टेम्परेट जोन. इक्वेटोरियल जोन के लिए और एक नाम क्या है? इक्वेटोरियल जोन के लिए नाम बताओ. बोलो बोलो बोलो. इट स्टार्ट्स विथ टी. टी से चालू होता है. ट्राई ट्राई. ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई. डजंट मैटर इफ यू मेक अ मिस्टेक. इनफैक्ट आप मिस्टेक करोगे तो सब लोग सीखेंगे. नॉट टेरेस्ट्रियल. ओके, आई विल गिव यू 3 words. फर्स्ट 3 words लेटर्स मैंने दिया है. ट्रॉपिकल. एक्सेलेंट. रेवती, वेरी गुड. माई लेक्चर इज बफरिंग. ओके, बट आई कैनॉट हेल्प यू. आपका कनेक्टिविटी आपको सुधारना पड़ेगा. या you have to get a better internet package, and आपको ऐसे जगह पे बैठना पड़ेगा जहाँ आपको कनेक्टिविटी मिले. श्रवण, आपका ये डेटा डेटा पैक में से ले रहे हो या वाईफाई में से ले रहे हो? श्रवण, वाईफाई और डेटा पैक? वाईफाई और डेटा पैक. श्रवण, ओके, आई डोंट नो, शायद उसको पहुंच नहीं रहा है. लेकिन आप वाईफाई से लोगे तो आपको कनेक्टिविटी थोड़ी कंटिन्यूअस और अच्छी मिलेगी. ट्राई टू डू दैट. ओके, सो द वर्ड इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो अमेजोन फॉरेस्ट जो ब्राजील में है, दैट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ओके, इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या? इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या? यस और नो? और अगर है तो कहाँ है? रॉन्ग.
इंडिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। सो कहाँ कहाँ है? इंडिया इज more than 50% India is a tropical country because हमारा south, not really Bengal, but south part of India up to including Maharashtra, Madhya Pradesh, वो अगर latitude से जाओगे, so all that comes in the tropical region, and that is why we get so much rain. और in fact आप केरला और तमिलनाडु वगैरह में जाओगे तो और भी ज्यादा रेन मिलेगा. Okay, that is all part of tropical rainforest, including the western ghats. ठीक है. Some part of Bengal also is tropical rainforest. Okay, so यहाँ पे because of the rain, one, second because of the warm temperature. Okay, warmth is very necessary for life. ठीक है. There are some animals जो बाहर की warmth के वजह से ही जी पाते हैं. अगर बाहर बहुत ठंड होगी तो जी नहीं पाएंगे. Okay, and there are other animals जो बाहर ठंड हो तो भी जी सकते हैं बिकॉज दे कैन जनरेट देयर ओन हीट. अपनी खुद की एनर्जी या उष्णता जो शरीर को जीने के लिए चाहिए वो पैदा कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स या इवन प्लांट्स. वन कैटेगरी जो बाहर के एनर्जी या हीट पे डिपेंड करती है और दूसरे जो अपना खुद का हीट जनरेट कहते हैं कर सकते हैं. ये दो कैटेगरी के एनिमल्स के नाम बताओ. पहले वो नाम बताओ जो खुद का एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. ऐसे एनिमल्स का नाम बताओ. खुद का एनर्जी, खुद का हीट जनरेट कर सकते हैं फॉर सर्वाइवल. ह्यूमंस, हॉट ब्लडेड. ओके, बट उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड बताओ. ह्यूमंस, यस, बट आई वांट द कॉमन टेक्निकल वर्ड. वार्म ब्लडेड, बट दैट इज ऑल्सो नॉट द एग्जैक्ट वर्ड. देखो, बायोलॉजी में आपको अक्सर उसके मीनिंग से आप उसका वर्ड जनरेट कर सकते हो. mammals, yes, there is one more category of animals who can generate their own heat. one is mammals. दूसरे कौन से हैं? दूसरे कौन से हैं? mammals and no, not all oviparous, not oviparous, but ये जो स्पीशीज है जो हीट जनरेट कर सकती है मैमल्स को छोड़ के वो भी ओविपेरस है. नॉट स्पीशीज, वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वन ऑर्डर ऑफ एनिमल्स. सो ओविपेरस भी है और अपना खुद का हीट जनरेट कर सकती है और इसलिए आप ये एनिमल्स को कोल्ड रीजन्स में भी पाओगे बिकॉज वो ठंड में भी अपना खुद का हीट जनरेट कर सकती है. तो वन इज मैमल्स. दूसरे कौन से? बोलो बोलो. very few people are. Homeotherms, you have got a very good word, Malve, but it is very closely related. लेकिन okay, now let see, I want you to make the word. मैंने बताया अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं. या एव्स इज द राइट वर्ड. रेवती, एव्स मतलब बर्ड्स आर कैन जनरेट देयर ओन हीट एंड दे आर ओविपेरस. वेरी गुड. ओके, इनफैक्ट आपको ये एमसीक्यू बार बार आया है. what is the name of and name the animals which can generate their own heat and they are oviparous. So the answer is birds. ये आपके नीट में भी आया है क्वेश्चन. polar bears are, they are also mammals anyway. okay, now सुनो, अभी मुझे जल्दी जवाब चाहिए. हीट जनरेट करना, मैंने क्या बोल रहा हूँ? अंदर, अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं. टेक द हिंट, अंदर जनरेट कर सकते हैं हीट. नाउ मेक अ वर्ड फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश में से वर्ड बनाओ. अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दे आर कॉल्ड? करो करो कोशिश. okay, again I'll give you a hint. It starts from E. It starts from E. The word starts from E. अपने बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर सकते. अंदर के लिए वर्ड बोलो. अंदर के लिए वर्ड और हीट के लिए वर्ड.
अरे यार कोरडे, एक्सो तो बाहर का हो गया ना, एंडोथर्मिक, वेरी गुड. सो फाइनली यू ऑल गॉट द आंसर. ओके. सो एंडोथर्मिक एनिमल्स मतलब अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं, एंडोथर्म्स और एंडोथर्मिक एनिमल्स. There are only two groups of animals which are endothermic, that is mammals and birds. And that is why mammals और birds दुनिया में कहीं पे भी रह सकते हैं. ओके okay? बर्फ में भी वो रह सकते हैं और काफी हद तक वो अपना हीट जनरेट करके सरवाइव करेंगे. ठीक है. दी अदर एनिमल्स जो अपना हीट जनरेट नहीं कर पाते लेकिन बाहर के हीट पे डिपेंडेंट है, उनको क्या बोलेंगे? दे आर नॉट एक्सोथर्म्स. उनको क्या बोलेंगे? एक्सो मतलब हीट जनरेट करके बाहर फेंकने वाले, एक्सोथर्म. मैं ये बोल रहा हूं एनिमल्स विच डिपेंड ऑन आउटसाइड हीट. एंडो का ऑपोजिट क्या? अंदर से हीट जनरेट करना, दैट इज एंडोथर्म्स. बाहर के हीट पे डिपेंड होना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्राई. ओके, अगेन द वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ई. वर्ड स्टार्ट फ्रॉम ई. एक्सोस्केलेटन कहाँ से आ गया ओमकार? हम तो थर्म की बात कर रहे हैं, नॉट एक्सोथर्म्स. द वर्ड इज एक्टोथर्म्स. एक्टो मतलब बाहर का, एंडो मतलब अंदर का. सो एंडोथर्म्स कैन जनरेट देयर ओन हीट, एक्टोथर्म्स कैन नॉट जनरेट देयर ओन हीट. मतलब दे आर डिपेंड ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर. ठीक है. अब एंडोथर्म्स है ओनली मैमल्स एंड बर्ड्स. बिकॉज दे आर एंडोथर्मिक, तो वो अंदर से हीट जनरेट कर दे, तो हम उनको लूजली, नॉट बायोलॉजिकल टर्म्स में, उसको वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं. वार्म ब्लडेड, बट ये बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है. देयर ब्लड इज वार्म. ओके. नाउ ये बाहर ठंड हो या गर्मी हो, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं. मतलब ठंड है तो थोड़ा गर्मी जनरेट कर लेंगे, और बाहर गर्मी है तो थोड़ा स्वेटिंग वगैरह करके कूल भी बन जाएंगे. ओके. सो दे कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एट अ ऑलमोस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल. ठीक है. तो ह्यूमन बींग्स का वो कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर कितना है? ह्यूमन बींग्स का वो कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर कितना है? बोलो. आजकल तो फीवर का जमाना है ना, फीवर के बारे में सब नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फीवर आ गया तो आपको पता है. वेरी गुड. सो 37 इनकम्प्लीट, 98.5 degrees Fahrenheit. So that is the complete answer. 37 is incomplete degrees Celsius. Very good. So approximately 37 degrees Celsius. Okay. Or 98.5 to 99 degrees Fahrenheit. Okay. Now, important question. Why do animals like human beings, मतलब why do mammals, ये जो endothermals है, ठीक है, ये सबसे एडवांस्ड एनिमल्स है. एंड वो एडवांस का वजह क्या है? वो अपना हीट जनरेट कर सकते हैं. दे आर एंडोथर्मल्स, सो दे कैन सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है. बट व्हाई डू दे रिक्वायर दिस कांस्टेंट टेम्परेचर? व्हाई डू दे रिक्वायर दिस कांस्टेंट टेम्परेचर? ये बताओ, व्हाई डू दे रिक्वायर दिस कांस्टेंट टेम्परेचर? अगर मैमल्स में या हम में टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया या बहुत ऊपर चला गया, मतलब अगर हम हमारा टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाए तो क्या प्रॉब्लम होगा? व्हाट विल हैपन? We will die, we will not survive, I know, but why we will not survive? What will go wrong अगर टेम्परेचर बहुत नीचे हो गया या बहुत ऊपर हो गया तो? बोलो. वेरी लो टेम्परेचर, वेरी हॉट टेम्परेचर, व्हाट गोज रॉन्ग इन द बॉडी कि इंसान जिंदा नहीं रह सकता है? नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ना, यू मस्ट आंसर. जल्दी बोलो. Bad. Okay, hint, but I don't like to give you this hint. The word again starts from E.
बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस हमको हमारा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ये ई वाला चीज अगर डिस्टर्ब हो गया तो प्रॉब्लम। एनर्जी नो, एनर्जी नो। What substance in our body is very sensitive to temperature? अगर ये सब्सटेंस डैमेज हो गए, एंजाइम। वेरी गुड मालवे। सो द वर्ड इज एंजाइम्स। हम our body is functioning, जिंदा है हम, बिकॉज कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, and all the sum total of all biochemical reactions is called metabolism. So हमारे मेटाबॉलिज्म चालू रखने के लिए हमको एंजाइम्स चाहिए, और ये एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो हमारे बॉडी वाले जो एंजाइम्स है वो ये 37 डिग्रीज के आसपास जिंदा रहेंगे, नहीं तो दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। अगर एंजाइम्स नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई यू रिक्वायर टेम्परेचर। ओके, सो ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, यू हैव टेम्परेचर जो 30 डिग्री से 45 डिग्रीज में एवरेज में रहता है। ऑफ कोर्स समर्स में अगर वहां पे रेन नहीं है तो बहुत बढ़ जाएगा। जैसे यू नो के इजिप्ट का सहारा डेजर्ट ऑल्सो इज इन द इक्वेटोरियल रीजन, बट उसकी ज्योग्राफी की वजह से वहां पे रेन नहीं है, क्योंकि वहां फॉरेस्ट नहीं है, वहां पे कोस्ट लाइन नहीं है, आसपास में दरिया नहीं है जहां पे। ओके, सो वहां पे यू हैव अ डेजर्ट, सो यू हैव अ ट्रॉपिकल डेजर्ट कॉल्ड सहारा। ओके, तो वहां पे देर इज नो वेजिटेशन। लेकिन अगर ज्योग्राफी ऐसी है कि आसपास में यू हैव लॉट ऑफ बिग सीज एंड ओशंस, तो हीट, लैंड हॉट होने की वजह से, जैसे अपने को समर में रेन आता है, सो मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स विल गेट रेन इन द समर, तो अपने आप वो वापस कूल भी हो जाता है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट्स, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ओके, नाउ दिस सेकंड वर्ड यहाँ पे जो लिखा है, कोरल रीफ्स, दीज आर ऑल्सो बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट्स। कोई मुझे कोरल रीफ के बारे में बताएगा? आई विश कि आप लोग माइक पे बोलो। आई मीन आई वॉन्ट यू टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ टॉकिंग। लिखना भी अच्छी बात है, लेकिन बोलने की कोशिश करो। डोंट हेजिटेट, डजेंट मैटर, गलती करोगे तो कोई बात नहीं, लिखोगे तो सबको याद रहेगा। आप बोल के गलती करोगे तो शायद नोबडी विल रिकॉग्नाइज यू ऑल्सो। सो व्हाट आर कोरल रीफ्स? ये क्या होता है? व्हाट आर कोरल रीफ्स? सर कोरल रीफ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, ये थोड़ा टेक्निकल नेम है तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आपको अंदाजा देता हूँ। नो नो, अंदाजा नहीं देना, आई एम वेटिंग, आई विल टेल यू। मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, लेकिन मैं आपको उसका नाम मुझे शायद पता नहीं है, बट आई एम वेटिंग फॉर सम आंसर्स बिफोर आई एक्सप्लेन। समबडी मस्ट नो व्हाट इज कोरल रीफ। ओके, नोबडी। मैं हिंट देता हूँ आपको। ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेरी गुड। स्मार्ट मालवे, वो तो उधर लिखा है, सबको दिख रहा है। ओके, नाउ आई टेल यू व्हाट आर कोरल रीफ्स। व्हेन यू गो नियर द कोस्ट लाइन, आप कोस्ट लाइन पे जाओ, मतलब जहां दरिया है, बीच जहां हम बोलते हैं। ओके, सो जहां पे बीच होते हैं तो वहां पे लैंड धीरे धीरे दरिया में मिलता है। सो द कोस्ट लाइन इज शैलो। आर okay, coral, let me wait. Coral reefs are beautiful structures formed from plants under sea water. Again, no, not plants, they are made from animals. Animals which look like plants. Animals which look like plants. तो कौन से? Anyway, let me tell you, doesn't matter. Okay, मैं आपको इसका फिगर भी दिखाऊंगा, बट आप सुन लो पहले। So
over the world there are large continents. India is a subcontinent, और इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ये सब जगहों पे यू हैव अ बिग कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन पे दो टाइप के ये होते हैं, जोग्राफीज होते हैं. एक होता है बीच होता है, और दूसरा होता है रॉकी कोस्ट लाइन, जहाँ पे पत्थर वगैरह होते हैं. और एक तीसरा भी होता है जहाँ रॉकी तो है लेकिन एकदम अचानक डीप हो जाता है, जहाँ पे हम हार्बर बना सकते हैं. ओके, सो नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ कोस्ट लाइन जहाँ पे बीच जैसा ग्रेजुअली शैलो होने वाला कोस्ट लाइन है, जो हम उसको दरिया बोलते हैं. एंड द लैंड हैज गॉट सैंड, एंड वो ग्रेजुअली दरिया में मिलता है. सो धीरे धीरे वो शैलो होता है और फिर आगे जाके डीप बनता है. ओके, सो व्हाट यू विल फाइंड के नियर द लैंड इन द शैलो पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन, मतलब 1-2 किलोमीटर तक, जब तक 50 या 100 फीट तक डीप नहीं होता है, उस जगह पे आप देखोगे कि लॉट ऑफ सनलाइट आ सकता है. आप डीप जाओगे तो धीरे धीरे सनलाइट गायब हो जाता है, बट नियर लैंड इन द सी यू विल फाइंड लॉट ऑफ सनलाइट. ओके, तो सनलाइट होने की वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है. ओके, और फोटोसिंथेसिस जहां होगा तो वहां पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, और उनको खाने के लिए फिर आपके पास अदर कार्निवोरस या अदर प्रीडेटरी एनिमल्स भी मिलेंगे. तो एक को खाने के लिए दूसरा आएगा, दूसरों को खाने के लिए तीसरा आएगा, तीसरे के लिए चौथा आएगा. सो यू विल फाइंड दैट नियर द कोस्ट लाइन जहां सनलाइट पड़ती है, इन द शैलो कोस्ट लाइन, यू विल हैव लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसमें से ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स वहां पे मिलेंगे पानी में नियर द कोस्ट लाइन, उसमें से वन ऑफ द एनिमल्स आर कॉल्ड कोरल्स. सो व्हाट आर कोरल्स? कोरल्स आर वेरी लार्ज स्केल, मतलब मीलों दूर तक फैले हुए, मीलों लंबा फैले हुए कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स, इरेगुलर इन शेप, जो बनते हैं बिकॉज ऑफ सिलेंट्रेट्स. सिलेंट्रेट मतलब आपके एनिमल्स, निडेरिया. ओके, निडेरिया की एक कैटेगरी है कॉल्ड एंथोजोआ. सो दे आर एनिमल्स विच आर बेंथिक. बेंथिक मतलब दरिया के बॉटम पे रुकते हैं. एंड दे आर ससाइल. ससाइल मतलब वो चिपके रहते हैं, दे डोंट फ्लोट इन द वाटर, दे आर ससाइल. जैसे हाइड्रा भी चिपका हुआ रहता है ना, वैसे हाइड्रा के जैसे अलग अलग कलरफुल ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स है, एंड दे आर कॉल्ड एंथोजोआ. देर आर टाइप ऑफ सिलेंट्रेट्स. अब ये एंथोजोआ क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है. कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करता है. सो यू हैव कॉलोनीज ऑफ एंथोजोआ, मतलब जो मीलों तक फैलते हैं लेकिन वो अपना कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं. सो हार्ड लाइमस्टोन का इरेग्युलर सरफेस वाला, मीलों दूर फैलने वाला आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जो जैसे सैंड फैला हुआ होता है ऐसे ये हार्ड स्ट्रक्चर्स फैले होते हैं. मैं आपको कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई टू शो यू द पिक्चर ऑफ अ कोरल रीफ. इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑन अर्थ. लेट मी सी, अगर मैं आपको दिखा पाता हूँ तो. ओके, अभी ये आपको दिख रहा है क्या मेरा ये इंटरनेट वाला स्क्रीन, गूगल वाला? नो. ओके, तो मुझे एक मिनट, मैं जरा शेयर करता हूँ, वेट. 1 मिनट. ये बहुत बढ़िया है, तो लेट मी शो यू. एक मिनट. और ये टॉपिक के बाद हम एक छोटा ब्रेक लेंगे. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. सो नाउ आई विल ट्राई टू शेयर virtual classroom.
अभी आपको दिख रहा है मेरा गूगल पेज? नाउ कैन यू सी माई गूगल पेज? ओके, या सो व्हाट आई एम शोइंग यू, मैं दरिया दिखा रहा हूँ और यहाँ पे शोर लाइन दिखा रहा हूँ. दिस इज ए शैलो शोर लाइन. ठीक है, ऐसे ही ये राइट साइड के फिगर में भी है. ऑन वन हैंड यू सी ए माउंटेन, बट यहाँ पे भी शोर है. ओके, तो अब नीचे जो फिगर दिखाया है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोरल रीफ. ये आप देखोगे कि अलग अलग, लेट मी मेक इट बिग. अभी दिख रहा है ये? कैन यू स्टिल सी माई स्क्रीन? ये राइट साइड में दिख रहा है? ओके, गुड. सो ये राइट साइड में जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर एक्चुअली वाइट. ओरिजिनली ये सब ओरिजिनली वाइट होते हैं और बाद में उसमें कलर भरा जाता है. वो कलर कैसे भरते देखते हैं. और ये अलग अलग शेप के होने की वजह से दे आर कॉल्ड एंथोजोआ. एंथोस मतलब फ्लावर, और एंथोजोआ, जोआ मतलब एनिमल. एनिमल्स विच आर लाइक फ्लावर्स. इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था एनिमल्स विच आर लाइक प्लांट्स. ओके, सो एंथोजोआ मीन्स फ्लावर्स जैसे प्लांट्स. नाउ ये जो होता है, दिस इज द, जो हमको दिख रहा है ये बाहर का एक्सोस्केलेटन दिख रहा है. एक्सोस्केलेटन. एनिमल जो निडेरियन है वो इसके अंदर बैठा है. ओके, इसके अंदर बैठा है. वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, दूसरा, आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेंड यू सम लिंक्स ऑफ सम वीडियोस. ओके, तब ये और भी बड़ा दिखा. तो if you realize, this is flower like animals which are near the coastline. अब ये कलर अलग अलग, इसके और भी मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा. ये इसलिए अलग अलग कलर होते हैं बिकॉज इसके अंदर अलग अलग कलर के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया घुस जाते हैं. ये इसके अंदर यहाँ ओपन होता है और अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया घुस जाते हैं इन द कोरल्स. एंड वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलग अलग कलर्स होते हैं. यू कैन येलो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग सिंथेटिक होते हैं. सो दैट इज वाई दे बिकम वेरी कलरफुल. ठीक है, सो दिस इज कोरल्स. अब मैं आपको, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ रियली इट कैन लुक. कितना कलरफुल ये लग सकता है मैं आपको बताता हूँ. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, नाउ अभी ये आपको दिख रहा है कलरफुल? वॉइस इज नॉट कमिंग. वॉइस, वॉइस है कि नहीं? Okay, so I'm continuing. Very good. Okay, तो अभी now I hope you can see all these colorful एंथोजोआ. ये अलग अलग शेप्स में बनते हैं क्योंकि वाटर करंट्स की वजह से और वो एनिमल का खुद का शेप की वजह से दे गेट डिफरेंट शेप्स. सो दीज आर कोरल रीफ्स. एंड आई टोल्ड यू कलरफुल क्यों है, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. और बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक. अब बैक्टीरिया है इसलिए वो कोरल जिंदा रहता है. कोरल जिंदा रहता है तो कोरल को खाने के लिए वो जो आपने फ्लावरी जैसे स्टिक्स जैसा देखा ना, उसके अंदर कोरल होता है. तो देर आर एनिमल्स विच विल गो इनसाइड, उसको सक करके खा लेते हैं. क्योंकि हाइड्रा वो जेली फिश जैसा होता है, तो अंदर तो ये जेली जैसा है. तो और वहां बैक्टीरिया भी होता है फोटोसिंथेटिक, मतलब बहुत खाना पड़ा है. तो फिशेस विल कम एंड सक आउट द कोरल्स. ओके, अब वो सक आउट करेगा तो उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा. सो दे विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड दिस कैन फॉर्म माइल्स एंड माइल्स ऑफ कोरल रीफ. रीफ मतलब, रीफ का हिंदी क्या है मुझे ढूंढना पड़ेगा. रीफ मतलब एक लंबा हार्ड स्ट्रक्चर. हार्ड क्यों? बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, बट इट लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. इनफैक्ट ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल या बेहतरीन दिखने वाली चीज मतलब कोरल रीफ होती है. ओके, नाउ व्हाई इट इज बायोडाइवर्स? बिकॉज यहाँ पे बहुत खाना है. खाना कौन बनाता है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? इनसाइड एंड विथ द एंथोजोआ. उसके अंदर रहते तो बैक्टीरिया भी प्रोटेक्टेड रहते, तो अंदर बैठ के आराम से खाना बना सकते हैं. लेकिन खाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट.
सनलाइट कहाँ मिलेगी? ओनली इफ देर इज शैलो वाटर, इसलिए आपको यू विल फाइंड दिस ओनली इन द शैलो वाटर्स। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके यहाँ खाना खाने के लिए छोटे फिश आएंगे, फिर छोटे फिश खाने के लिए बड़े फिश आएंगे, विच मीन्स नियर द कोस्ट लाइन जहां जहां आपको ये कोरल मिलेंगे यू विल फाइंड लॉट ऑफ फिशेस। सो ये एरिया में फिशिंग इंडस्ट्री बहुत चलेगी, और ये माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव ऑन द कोस्ट लाइन्स, है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कोस्ट लाइन पे है, और कोस्टल पॉपुलेशन के लिए एक बड़ा इंडस्ट्री एंड मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड फूड इज द फिश इंडस्ट्री। तो कोरल होने की वजह से around 6 to 10 billion people in the world are surviving because of the corals। अगर ये कोरल्स मर गए तो फिर कोस्ट लाइन पे रहने वाले लोगों का काम और खाना दोनों बंद हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज हैपनिंग नाउअडेज, आजकल ये हो रहा है कि कोरल रीफ्स आर डाइंग। ओके, अब कोरल रीफ्स आर डाइंग मतलब उसके अंदर का बैक्टीरिया आर डाइंग। बैक्टीरिया डाइंग तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कम हो गए तो ये जो कलर है जो बैक्टीरिया की वजह से आता है वो गायब होने लगेगा, और अगर गायब होने लगा तो कलर तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे ही दिखेगा, which means it will all become white or colorless। So I will just show you कि कैसे कलर हो जाता है। इफ यू सी, ये कलरफुल था, अब ये व्हाइटिश हो गया है। नाउ दिस मीन्स के अंदर का बैक्टीरिया मर गया है, और धीरे धीरे फिर कोरल भी मर जाएगा, तो यहाँ पे फिर फिशेस नहीं आएंगे, बड़े फिशेस छोटे फिश कोई नहीं आ जाएगा, तो ये दिस इज कॉल्ड अ डेड कोरल रीफ। ओके, एंड बिकॉज मरने के पहले ये धीरे धीरे व्हाइट हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड ब्लांचिंग। ब्लांचिंग मतलब व्हाइट होना, ब्लांचिंग ऑफ द कोरल रीफ्स। ओके, तो आप जब ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाओगे तो जहाँ सर्वाइविंग एंड रियल लाइव कोरल लीव्स है तब वहां आपको कलरफुल दिखेगा, लेकिन अगर कोरल रीफ्स आपके वाइट वाइट दिखते हैं उसका मतलब है कि वो मर रहे, एंड अगर वो मर गए तो आई टोल्ड यू कि 6 to 10 billion people on the earth will get affected। okay, so these are called white coral reefs। why this is important? Because uh, the World Health Organization and the United Nations, ये लोग ने एक बड़ा प्रोग्राम निकाला है जहां पे डेवलप कंट्रीज फंड कर रहे हैं फॉर अ प्रोग्राम कॉल्ड सेव द रीफ। सेव द रीफ मतलब ये कोरल रीफ को बचाओ। कोरल रीफ को बचाने के लिए सबसे बड़ा काम क्या करना पड़ेगा? ये मरती कैसे है और उसको बचाने के लिए क्या रोकना पड़ेगा? टेल मी, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप। 26। So how can you save the reef? Water pollution, excellent। So कोस्टल रीजन्स में क्योंकि सिटीज डेवलप होती है तो पॉल्यूशन बहुत जाता है, मेनली सूवेज मतलब मल, हमारा वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो, एंड हमारा ह्यूमन वेस्ट ऑल्सो सब जाता है, एंड दैट किल्स द रीफ्स, एंड इफ दैट हैपन्स तो कोरल रीफ्स विल डाई। तो हमारी दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्स स्पॉट है जो सबसे रिच, दैट विल डाई। ओके, एंड दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम टू द अर्थ। ठीक है, सो नाउ आई एम टेकिंग अ ब्रेक। अभी 12:27 हुआ है, 12:35 को मिलेंगे, हमारा 1 बजे तक क्लास है ना। सो yesterday मैं भूल से मैं बोलता रहा और क्लास बंद हो गया, तो ट्राई टू रिमाइंड मी 5 मिनट पहले कि हमारा क्लास बंद हो रहा है। सो हम मिलेंगे 12:35 को। ओके, और फिर 1 बजे तक क्लास चालू रखेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स आप मैसेज में लिख सकते हो। माई चैट बॉक्स इज ऑन, बट अदरवाइज आई विश कि यू टेक अ ब्रेक। ओके,
Now you can hear me? Can you hear me now? Thank you. Let me share the slide. Acha. So now you realize that every small topic in biology, हमने सिर्फ अभी तक बायोडाइवर्सिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम कितना डीप में गए, देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो, ओके, अबाउट एवरी टॉपिक. तो दैट इज वाई मैंने ये सबसे बेसिक टॉपिक चूज किया, ताकि आपको पता चले कि हर चीज को अब जो आप 11th और 12th में आए तो काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, दैट इज माय नोट्स. ठीक है. तो जनरली मैं 99% टॉपिक्स के लिए आपको मेरी नोट्स दूंगा. ओके. नाउ योर मेन टेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी एनसीईआरटी. बट एनसीईआरटी का एक चक्कर है, प्रॉब्लम ये होता है एनसीईआरटी में, दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ एसे टाइप होता है वो. ओके. एंड अगर ऐसे टाइप होता है तो पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी जैसे लगता है. सो इट्स अ वेरी नाइस टेक्स्ट बुक टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स. लेकिन नीट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आपको एमसीक्यूज पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना. और उसमें को कंफ्यूज करने के लिए, आपका नॉलेज चेक करने के लिए अजीब अजीब ऑप्शंस देते हैं, है ना. यूजुअली हमको ऐसे लगता है कि हम को ऑप्शंस मिलेंगे चार, तो एक तो आंसर हम उसमें से चुन लेंगे, या बट वो ऑप्शंस अक्सर दे आर सो क्लोज टू ईच अदर के वो ऑप्शंस चूज करने के बजाय आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो. ओके. नाउ फॉर दैट, कंफ्यूज ना होने के लिए आपका नॉलेज बहुत डीप होना चाहिए. ओके. और उस तरह का नॉलेज करने के लिए हम इस तरह के नोट्स देते हैं, ताकि पॉइंट वाइज आप सब कुछ याद रख सको. ओके. नाउ दैट काइंड ऑफ मेमोराइजिंग इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके. ऑल्दो इट इज योर मेन टेक्स्ट बुक. तो हम लोग क्या करते हैं, उसी में से टॉपिक्स लेते हैं एंड फिर उसको भी कन्वर्ट इनटू नोट्स. हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी होता है एनसीईआरटी का. सो वी, जब मेरे नोट्स में आप देखोगे कि एनसीईआरटी का पूरा हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस आपको मिलेगा. इन एडिशन कुछ चीजें काम की है, जरूरत की है, जो मिलेगी. ओके. नाउ एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीज क्या है, मेंशन किया है और एक्सप्लेन नहीं किया है. तो मेंशन अगर पॉइंट हुआ है और एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो भी आपके एग्जाम में आ सकता है. तो ऐसे पॉइंट्स भी हम एक्सपांड करके उसका रिलेटेड नॉलेज आपको नोट्स में देते हैं. ओके. दैट इज वन. दूसरा, व्हेन वी मेक पॉइंट्स, व्हेन वी इस तरह के नोट्स बनाते हैं, तो जैसे हम एनसीईआरटी को पूरा कवर करते हैं, वैसे ही वी इंश्योर कि हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स है वो भी हम कवर करते हैं. एटलीस्ट आई डू दैट, विच मीन्स
नोट्स में अक्सर आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आंसर्स ही है एक्चुअली. ओके, सो नोट्स में ये फायदा होगा. हावेवर, कभी भी पढ़ने से नॉलेज आता है, लेकिन हमारा नॉलेज हम चेक या असेस नहीं कर पाते. तो चेक या असेस करने के लिए आपको एवरी वीक टेस्ट दिए जाएंगे. अभी शुरुआत में तो 2 वीक्स यू विल नॉट हैव टेस्ट में भी, बट देन एवरी वीक यू विल हैव टेस्ट्स. सो वीकली सिलेबस पे आपको टेस्ट दिए जाएंगे, सो दैट यू कैन चेक योर सेल्फ के आप कितना समझे हो, कितना याद रख पा रहे हो. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, मुझे आई वांट वन गर्ल एंड वन बॉय टू मेक अ ग्रुप. ओके, one boy and one girl to make a group, and make a group जिसमें हम सभी स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे. सो वन गर्ल एंड वन बॉय विल बी द एडमिन एंड आई विल बी द वन एडमिन. ठीक है. सो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना है, एंड दैट वी कैन यूज फॉर चैटिंग इवन रेस्ट ऑफ द डे. बाकी दिन में भी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. हम लोग ग्रुप में थोड़ा बहुत जोक्स वोक्स भी शेयर कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर डिसेंट. Okay, we can share a lot of information about academics as well as other things. Okay, और मैंने आपको बताया था कि I want the details from all of you. तो who will be the admin of the group? कौन बनाएगा? अच्छा, आपके पास ये अपने एक दूसरे के नंबर्स है? आप लोग का एक ग्रुप बना है ना व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है ना? क्या नो, क्या यस, हु नोस. अभी मेरा क्वेश्चन सुनो. व्हाट्सएप पे आप लोगों का एक ग्रुप है ना? क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप? न्यू 11th है ना? एक मिनट, लेट मी सी. ग्रुप का नाम क्या है, जरा बोलोगे? सीए सेकेंड बैच. हाँ, सेकेंड बैच, राइट. 1 मिनट. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे आई वॉन्ट 2 people टू कम फॉरवर्ड इसी ग्रुप में से. ओके, एंड टेक द लीड एंड मेक वन मोर ग्रुप. उसको हम वी विल कॉल 11th, okay, second 11th freshers. Okay, we'll make this second 11th neat freshers. ओके, ऐसा कुछ नाम बनाएंगे. सो आई वांट के फ्रॉम दिस ग्रुप आप लोग अपना एक ग्रुप बनाओ एंड ऐड मी इन दैट ग्रुप. नाउ दिस विल बी प्योरली माय ग्रुप, मतलब ओनली जूलॉजी का ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे आप दूसरे टीचर्स को नहीं डालोगे. ओके, ओनली आई विल बी देयर एंड यू ऑल विल बी देयर. फाइन. तो ये ग्रुप बनाएंगे. हु विल टेक दैट लीड? कौन लेगा? जल्दी जल्दी वॉलंटियर करो. आपको आपका इंटरनेट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, व्हाट्सएप नॉलेज होना चाहिए. ओके, देशमुख अनुजा 1. फाइन. सो यू विल बी द फीमेल एडमिन. मेल एडमिन कौन बनेगा? मेल एडमिन कौन बनेगा? जल्दी जल्दी बोलो, इसमें सोचने का क्या. आई वॉन्ट वन मेल एडमिन. क्विकली नाम डालो. 1 इज अनुजा देशमुख. दूसरा कौन है यार? जल्दी करो. मुझे नाम क्या दिख रहे? अभी दिख रहा है ओंकार मालवे. और कौन है? प्रतीक्षा नहीं, मालवे है, श्रवण है. और कौन है? चलो जल्दी. पंकज है. somebody become the admin जिसको व्हाट्सएप का अच्छा नॉलेज है. देशमुख अनुजा. बॉयज एक नाम क्लियर करो जल्दी जल्दी जल्दी. बॉयज वॉलंटियर करो, नहीं तो मैं ही डाल दूंगा नाम.
Shravan, sir, we'll have to save the contacts first, but we don't know which number. हाँ, वो कोई बात नहीं, वी विल डू दैट. मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ आपको. मेरा नंबर तो है कि नहीं? ओके, सो मेरा नंबर दे रहा हूँ. ओके, आई नो वी विल हैव दिस डिफिकल्टी, बट अनुजा, ये मेरा नंबर है. आप दोनों मुझे नंबर आपका भेजो. ओके, सो वी विल एटलीस्ट स्टार्ट द ग्रुप, और फिर हम लिंक भेजेंगे ये वाले ग्रुप में. कौन से? आपके सी ए सेकेंड वाले ग्रुप में, है ना? एंड फिर वहां से लोग इन ज्वाइन करेंगे अपने को. इज इट फाइन? सो श्रवण एंड अनुजा, both of you will send me your numbers and we will form one new group. ठीक है? And then we will add others by sending the link. Okay, so that's how we will do it, and we will have some good time on the group. Okay, I like कि academics को छोड़ के हम और भी चीजें शेयर करें अपनी. Okay, so that is one. So फिलहाल I am stopping this session. The idea of today's session was to make you realize के कोई भी चीज अगर सीखनी है और वो उसको अपना प्रोफेशन बनाना है तो आपको काफी डिटेल में करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू द क्लासरूम. 1 मिनट. ठीक है. नाउ you will not be able to add others. It is not available for now. Okay, तो एनी अदर बॉय जिसके पास फोन डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस, बॉयज कौन बनेगा? पंकज आप बनोगे, और कौन है? मालवे, यू विल बिकम एडमिन. और बॉयज में कौन है? प्रवीण नहीं, रेवती है वो तो, सॉरी. श्रवण, चौहान बॉयज कम है. और वो कौन था? आदित्य. आदित्य आप भी बन सकते हो. कौन है? किसी किया वॉलंटियर? अभी मुझे ही करना पड़ेगा. और एक कॉमन था ना जो जवाब दे रहा था, कौन था बंदा? लेट मी सी. ओनकार, ओनकार, ओनकार मिसळ, आप बनोगे एडमिन? और एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है. अरे मैं तुमको सब नंबर भेजूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? मैं मेरा काम टाल रहा हूँ, तुम मेरे पे ही काम टाल रहे हो. ओके, आदित्य. ओके, सो आदित्य एंड अनुजा, बोथ ऑफ यू सेंड मी योर नंबर्स. मैंने मेरा नंबर भेजा है, नोट डाउन कर लो. आपके नंबर और मुझे भेज दो. यू कैन सेंड इट टू मी ऑन अ मैसेज ऑल्सो, SMS मैसेज. ओके, सो आई विल स्टार्ट अ ग्रुप विद बोथ ऑफ यू, और फिर मैं आप दोनों को एडमिन बनाऊंगा. एंड देन वी विल डिस्कस हाउ टू टेक द ग्रुप फॉरवर्ड. ओके, so that's how we are going to do it. और ये आधे घंटे में मुझे भेजो. ओके, आदित्य एंड अनुजा, फाइन. ओके, नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? मेरी लैंग्वेज समझ रही है? मेरी आवाज बराबर है? बक बक इतनी चलेगी? हमारा पढ़ने पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक है? एनी प्रॉब्लम्स? हिंदी समझ रही है? जिसको प्रॉब्लम है मत बोलो, जिसको प्रॉब्लम है वो बोलो. किसी हिंदी में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? ज्यादा मराठी करने की जरूरत है? नीड फॉर मोर मराठी? और हिंदी इज ओके? फाइन. ओके, सो वी आर गोइंग टू मीट अगेन टुमारो. हम इसी तरह के बेसिक टॉपिक्स कुछ करेंगे. ओके, सो फॉर सम डेज डोंट वरी अबाउट स्टडिंग. मैं यहाँ पे बुक्स लिख रहा हूँ जो आपको लेनी है. शायद आपको दास सर भी भेजेंगे.
दिया देशपांडे सर, बट मैं लिख रहा हूँ वही बुक्स आपको लेनी है. ओके, सो वन इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. नाउ लेनी है मतलब कुछ बुक्स आपको कॉलेज देगी और कुछ आपको खुद बाय करनी है. ओके, अगर आपको एसएससी बोर्ड की बुक मिलती है तो लो, लेकिन वो कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एसएससी बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो बिल्कुल एनसीईआरटी जैसी बन चुकी है. सो देर इज नो नीड टू बाय दैट बुक. एनीवे आप वहां से पढ़ोगे नहीं, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में से ही, इवन व्हेन यू गिव द बोर्ड एग्जाम. ठीक है. फिर एनसीईआरटी के बाद एक बुक है एमटीजी फिंगरप्रिंट्स. एमटीजी फिंगरप्रिंट्स ये दूसरी बुक है. ओके, सो फर्स्ट इज एनसीईआरटी, सेकंड इज एमटीजी फिंगरप्रिंट, जिसमें एमसीक्यूज दिए होते हैं. हर एक चैप्टर पे 100 से 150 एमसीक्यूज दिए होते हैं. उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये बुक में डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, विच मीन्स टीचर नहीं है तो भी अपने आप समझ सकते हो. ओके, इसके अलावा एलन्स की टेक्स्ट बुक एंड एलन्स के क्वेश्चंस ये आपको टैब में मिलेंगे. तो यू डोंट हैव टू बाई, बट यू हैव टू रीड. ओके, तो एलन्स का मटेरियल आपको टैब में मिलेगा. उसमें से कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी. वैसे यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एलन्स, आकाश, श्री चैतन्य, एनसीईआरटी, ये चार में से मैं अपनी नोट्स बनाता हूँ. सो जहाँ मैं नोट्स दूंगा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आपको एलन्स की बुक लेनी पड़ेगी. एलन्स जैसे मैंने बताया एमटीजी में 100 से 150 क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर पे, बट एलन्स में आपको 300 से 400 क्वेश्चंस मिलेंगे और एवरी चैप्टर. एंड ओनली व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस तब आपको समझेगा. इट इज मैंडेटरी टू बाय अ टैब, यस, क्योंकि अभी तो आपका चलेगा, ये कंप्यूटर है या आपका फोन है तो फॉर सम टाइम. लेकिन अदरवाइज क्या होता है कि फोन पे अगर हम सब ऐप चलाएंगे ना तो कुछ बच्चे मिसयूज करते हैं उसको. फिर बहुत कंप्लेन्स आती है. ओके, नॉट ओनली के वल्गैरिटी वगैरह, लेकिन फिर पढ़ाई के बदले और चीज़ें कर देती है. तो यूजुअली आपके जो फीस है और वो पैकेज है उसमें टैब इंक्लूडेड है मतलब उसकी भी आपके आपके पास से फीस लेंगे. ओके, और हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स आपको वीकली मिलेंगे ना, जो आप घर पे बैठ के सॉल्व करोगे, उसमें टैब लगता है. फिर ये जो हमारे रिकॉर्ड, ये जो लेक्चर हो रहे हैं अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है और वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके टैब पे अपलोड होगा. सो आप पूरे 2 साल तक आप कभी कोई टॉपिक रेफर करना चाहते हो, उसका वीडियो रेफर करना चाहते हो, तो आप वो टीचर का लेक्चर सुन सकते हो. फिर जो मैंने बताया एलन्स के नोट्स टैब में मिलेंगे, फिर एलन्स के क्वेश्चंस टैब में मिलेंगे. वीकली क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है ना, वो ऑनलाइन फॉर्मेट में जो सॉल्व करना है वो भी आपको टैब पे भेजा जाएगा, वो आपको फोन पे नहीं भेजा जाएगा, है ना. सो द टैब इज वेरी यूजफुल, इट इज वेरी हैंडी. और कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है. अगर महंगा हो भी गया 10-12 हज़ार का समझो, तो भी वो बेचने पे आपको 5-6 हज़ार रुपया मिल जाएगा 2 साल के बाद, विच मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट आपका 5-6 हज़ार ही होगा. ओके, बट इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. ओके, कभी कभी क्या होता है कि आई मीन हम लेटे लेटे पढ़ के गार्डन में घूमने गए, टैब लेके गए, हमारी पढ़ाई हो सकती है. ओके, वीडियोस आप सुन सकते हो. सो इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट. सो माय एडवाइस इज कि आप वो बाय करो. तो बुक्स में हो गया एनसीईआरटी, फिंगरप्रिंट्स, अब मेरे पास और 2 मिनट है, एलन्स. एंड नेक्स्ट इज माय नोट्स. मेरी नोट्स आपको बाय नहीं करनी है, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी और आपके टैब में भी अपलोड हो जाएगी. ओके, लेकिन क्या होगा अगर आफ्टर सम टाइम, हम अभी शुरुआत में तो सबके पास टैब नहीं होंगे 15 दिन महीना तक, तो पॉसिबल है. सो वी विल सेंड यू नोट्स ऑन द व्हाट्सएप, बट अदरवाइज वी आर नॉट अलाउड टू गिव नोट्स ऑन व्हाट्सएप. हम टैब पे अपलोड करेंगे और वहां से आप फिर पढ़ सकते हो, और वो 2 साल तक वहीं पे रहेगा, है ना. अपने आप वो स्टोर हो जाता है, उसको टाइटल मिल जाता है, फाइल को सब मिल जाता है. जैसे एक
चैप्टर में आपको 10 फाइल मिलेगी। फोन में स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे एक सब्जेक्ट में 40 चैप्टर है और 40 चैप्टर में फाइल्स कितनी है, कम से कम 400-500 फाइल हो जाएगी। सो फोन में स्टोर बोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू मस्ट बाय अ टैब। ओके, इसके अलावा यू विल हैव टू बाय अ गाइड। नाउ मे बी माई अपना ये प्रोग्राम शायद बंद हो जाएगा, बट यू हैव टू बाय वन गाइड। गाइड मतलब आपने जो नवनीत टाइप की पढ़ी ना, वो आपको एनसीईआरटी की गाइड करनी है। और दो ऑप्शंस है, वन